नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इनोवेटिव ज्योतिष में। और मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी। सुरेश शास्त्री जी ने एक प्रश्न लिखा था और वो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा उसके ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ। तो सुरेश शास्त्री जी ने जोधपुर से लिखा है और वो आचार्य कोर्स कर चुके हैं और एस्ट्रोलॉजर हैं। उन्होंने मेरे किसी वीडियो को देखकर ये मेरे से प्रश्न पूछा, जो कि आप सभी लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा, कि मार्स के प्लेसमेंट को हम किस तरीके से देखें आपकी कुंडली के अंदर। तो मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि मार्स का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में कितना इंपॉर्टेंट होता है। आप में से जो भी लोग प्रश्न करना चाहें, जिनके प्रश्न मुझे ज्यादा उचित लगेंगे और सभी को सिखाने लायक होंगे, उस पर मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। और ऐसे सभी दोस्तों को जिनका भी मेरे पास प्रश्न होगा, मुझे अच्छा लगेगा, उन्हें मैं कोई ना कोई वीडियो कोर्स या कोई बुक गिफ्ट में जरूर दूंगा। आप अपना प्रश्न मेरे नंबर 9013798899 पर भेजें, तो मैं आपको कोई बुक गिफ्ट करूंगा या मेरा अपना किसी भी कोर्स का पीडीएफ गिफ्ट करूंगा, या मैं हो सकता है आपको कोई वीडियो कोर्स गिफ्ट करूं, या आपको किसी भी मेरे अपने कोर्स में मैं आपको फ्री करने के लिए भी अपॉर्चुनिटी दूंगा, यदि आप रेगुलर बेस पर मेरे वीडियोस को देखते हैं, उनको लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। मुझे पता चल जाएगा जो भी लोग वीडियोस लाइक करते हैं या उन पर कमेंट करते हैं, तो वो हमारे पास नोटिफिकेशन में आ जाता है। तो उससे हमें पता लगेगा जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी में सिंसियर हैं, तो उनके लिए हम यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। दोस्तों देखिए, मार्स एक नेचुरल मेलिफिक प्लेनेट है, आप सभी जानते हैं। अब कुछ लग्नों के लिए मार्स आपका कारक ग्रह या फंक्शनल बेनिफिक भी हो जाता है। आपकी कुंडली के अंदर हर एक प्लेनेट के दो रोल होते हैं। हर एक प्लेनेट का अपना एक नेचुरल नेचर होता है, वो कुछ चीजों का कारक होता है हर एक कुंडली के अंदर। और दूसरा होता है उसका फंक्शनल नेचर। अलग अलग कुंडलियों में वो अलग अलग लॉर्डशिप के बेस पर किन भावों के स्वामी हैं, उसके बेस पर कारक और अकारक होते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे मार्स एज ए नेचुरल मेलिफिक प्लेनेट। मंगल एक नैसर्गिक अशुभ ग्रह है, तो उसकी नैसर्गिक अशुभता चाहे वो किसी कुंडली के लिए फंक्शनल बेनिफिक हो जाए, तभी भी दूर नहीं हो सकती। हर एक ग्रह अपनी दशा और अंतर दिशाओं में जिन चार चीजों के रिजल्ट देता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसके नेचुरल कार्यकत्वों के रिजल्ट। तो नेचुरल कार्यकत्वों के रिजल्ट कभी भी दूर नहीं जा सकते। इसी तरीके से जब भी एक प्लेनेट कुंडली के लिए दो तरीके से बिहेव करता है, एक नेचुरल और एक फंक्शनल, उसका एस्पेक्ट, उसका प्लेसमेंट पर दोनों चीजों का असर होता है। वो अपनी नेचुरल नेचर को कभी भी छोड़कर नहीं जा सकता। तो मार्स यदि आपकी कुंडली के लिए यदि योग कारक प्लेनेट भी बनकर कुंडली में बैठा हुआ है, तभी भी वो अपने नेचुरल नेचर को कभी नहीं छोड़ेगा, जो कि उसकी मेलिफिक या अशुभ नेचर है। मांगलिक दोष का कंसेप्ट आपने सबने पढ़ा होगा। मैं आज की क्लास में आपको रिवर्स मांगलिक दोष बताऊंगा। मांगलिक दोष हम किस दोष को बोलते हैं, ये शादीशुदा जिंदगी या मैरिज में आपका आपकी कुंडली का क्या रोल है, उसके लिए हम मांगलिक दोष देखते हैं। मांगलिक दोष यदि होता है तो आपका जो पार्टनर है, स्पाउस है, उसके लिए उसे अच्छा नहीं माना जाता। सपोज एक ही व्यक्ति की कुंडली में मांगलिक दोष है, पति पत्नी में, तो वो दूसरे व्यक्ति के लिए उसे अशुभ माना जाता है। उसका सबसे पहले मैं कारण बताऊंगा। मगर मंगल की स्थिति आपकी कुंडलियों में केवल चार भावों के अलावा कहीं पर भी आपकी कुंडली में है, तो वो अधिकतर केसेस में आपके लिए भी अशुभ होगी। तो आपके लिए मंगल कब अशुभता लेकर आता है और क्या मांगलिक दोष है, इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ऊपर मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, आपको दिख रहा है, ये आपका मांगलिक दोष का चार्ट है। जब भी किसी भी व्यक्ति की कुंडली में लग्न से पहले दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव के अंदर मंगल जाकर बैठ जाए, और मैं तो यहां तक कहूंगा कोई भी अशुभ ग्रह जाकर बैठ जाए सर्टेन प्लेसेस पर, मगर मंगल के लिए सर्टेन है, इनमें से किसी भी भाव में मंगल बैठा हो तो वो मांगलिक दोष का कारण बनता है। ऐसे व्यक्ति की कुंडली में मांगलिक दोष माना जाता है लग्न से। हालांकि चंद्रमा से भी इन्हीं भावों में, शुक्र से भी इन्हीं भावों में यदि मंगल हो तो शादीशुदा जिंदगी के लिए उसे मांगलिक दोष मानते हैं। होता क्या है मांगलिक दोष? मंगल एक असरसन का प्लेनेट है। मंगल आपका लड़ाई झगड़े वाला प्लेनेट है, मंगल हिंसा का प्लेनेट है, मंगल गुस्से का प्लेनेट है, मंगल इरिटेशन, चिड़चिड़ाहट का प्लेनेट है, मंगल जल्दबाजी का प्लेनेट है, मंगल ऊर्जा का प्लेनेट है। तो मंगल आपका
सबसे बड़ा ये झगड़े का प्लेनेट है, आपके अंदर क्रोध का प्लेनेट मंगल है, इन सभी नेगेटिव चीजों का प्लेनेट मंगल है। मंगल के बहुत सारे पॉजिटिव भी कारण होते हैं। आपके घर के अंदर जो भी मांगलिक चीजें होती है वो मंगल की वजह से होती है। आपके शरीर के अंदर ताकत, आपकी मसल्स, आपकी स्ट्रेंथ, बॉडी की स्ट्रेंथ, वो सब मंगल है। आपका लॉजिक भी मंगल है। तो मंगल के पॉजिटिव सिग्निफिकेशंस भी बहुत सारे होते हैं, मगर मैं अभी नेगेटिव सिग्निफिकेशंस की बात कर रहा हूं यहां पर। तो मंगल आपका, आप सिंपल से मान सकते हैं कि मंगल आपके गुस्से और हिंसा का कारक है, इसीलिए इसका प्लेसमेंट खराब माना जाता है। एक दूसरा नियम और है आपका पारशर का, कि आपकी कुंडली के अंदर जिस भी भाव में अशुभ ग्रह जाकर बैठ जाते हैं, नेचुरल मैलिफिक प्लेनेट, नेचुरल मैलिफिक का मतलब आपका मंगल हो गया, शनि हो गया, राहु हो गए, केतु हो गए, और सूर्य को भी कुछ हद तक माने, तो उस भाव में और जिन भावों को वो प्रभावित करते हैं उन भावों से रिलेटेड ऑर्गन्स में आपको वो बीमारी, डिजीज जरूर लेकर आएंगे, क्योंकि इनका काम आपके शरीर को तकलीफ देना है। उन्हीं ग्रहों को अशुभ या नेचुरल मैलिफिक बोलते हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर परेशानियां क्रिएट करते हैं। अब मांगलिक दोष में हम मानते हैं कि हमारे स्पाउस, पति पत्नी के लिए आप परेशानी का कारक बनोगे। उसका कारण क्या है, आप ध्यान से समझें। आपका जो 7वां भाव है, 7th हाउस, आपके स्पाउस का भाव है। जब मंगल आपकी लग्न में बैठता है, आपकी खुद की लग्न में है, तो वो 7th हाउस को एस्पेक्ट करता है। तो मंगल जिस भी भाव को देखेगा, वहां पर आपका क्रोध, वहां पर आपका गुस्सा, वहां पर आपकी ऊर्जा, वहां पर आपके लड़ाई झगड़ों को वो पहुंचाएगा, उन भावों में परेशानियां क्रिएट करेगा, बीमारी क्रिएट करेगा। तो मंगल लग्न में बैठकर आपके पति पत्नी को परेशानियां देगा। जब मंगल दूसरे भाव में बैठ जाता है तो वहां से आपके 8वें भाव को देखता है। 8वां भाव एक्चुअली आपकी शादीशुदा जिंदगी की उम्र को बताता है, आपकी शादी के बाद के मांगल्य को बताता है। तो मंगल वहां पर बैठकर आपके शादीशुदा जिंदगी की उम्र को कम करेगा, आपके मांगल्य को तकलीफ देगा। जब मंगल चौथे भाव में बैठा है तभी भी वो एस्पेक्ट करेगा 7वें भाव को, तो आपके स्पाउस के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब जब 7वें भाव में बैठा है तो वो 7वें भाव में बैठा ही है, तो वो फिर फर्दर आपके स्पाउस या लाइफ पार्टनर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मंगल जब आपके 8वें भाव के अंदर बैठा है तो वो आपके शादीशुदा जिंदगी के मांगल्य के भाव में जाकर बैठ गया, तो वो मांगल्य में परेशानियां क्रिएट करेगा। इसी तरीके से मंगल जब 12वें भाव में बैठता है तो वो अपनी 8वीं दृष्टि से फिर 7वें भाव को एस्पेक्ट करता है। तो आपको समझने की जरूरत यह है, मांगलिक दोष और कुछ भी नहीं है। मांगलिक दोष के अंदर मंगल 7वें भाव को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, या आपका मांगल्य का भाव जो 8वां भाव है इन दोनों को एस्पेक्ट कर रहा होता है, या इन दोनों में जाकर बैठ जाता है। तो मंगल का काम है आपका हिंसा, मंगल का काम है गुस्सा, मंगल का काम है लड़ाई झगड़े, और मंगल का काम है आपके बने हुए काम को बिगाड़ना, उसके अंदर क्रोध पैदा करना, उसके अंदर जल्दबाजी पैदा करना, उसके अंदर आपका नॉन सीरियस चीजों को लेकर आना, उसके अंदर लॉजिक को लेकर आना। जहां पर भी लॉजिक आता है वहां झगड़े होंगे, जहां पर भी लॉजिक आता है वहां रिश्ते टूटेंगे। तो वो मंगल आपका इन सभी चीजों की वजह से आपकी मैरिड लाइफ के लिए, आपके स्पाउस के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो इसको अधिकतर लोग कुंडलियों में जब मैरिज कराते हैं तो मांगलिक दोष को चेक कर लेते हैं, और मांगलिक दोष का निवारण ये माना जाता है, यदि दोनों मांगलिक हो तो हम ऐसा मानते हैं दोनों एक दूसरे के नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट करता है, तो दोनों एक दूसरे के दोषों को एनिलेट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। दोष एक दूसरे के पूरी तरीके से एक दूसरे से ओवरकम हो जाते हैं। एक गुस्से वाला व्यक्ति दूसरे गुस्से वाले व्यक्ति से मिलकर वो गुस्से को खत्म कर देता है। जैसे हम कहते हैं लोहा लोहे को काटता है, तो यहाँ पर लोहा लोहे को काट देता है। और उस केस में दोनों में मांगलिक दोष यदि होता है तो उनकी कुंडली में हम कंपेटेबिलिटी मान लेते हैं। मगर आज के मेरे वीडियो के अंदर जो मैं आपको बिल्कुल नई बात बताने वाला हूं, वो ये बताने वाला हूं कि मंगल आपके लिए भी आपकी कुंडली में सर्टेन भावों के लिए खराब होगा। यदि मंगल आपकी कुंडली में, खुद की कुंडली में मांगलिक दोष के अलावा आप नहीं भी मैरिज करते हैं, तो आपके अपने आप के लिए भी मंगल का सर्टेन प्लेसमेंट आपकी जिंदगी को खराब करेंगे। देखिए, मंगल यदि आपकी लग्न में बैठा हुआ है, मंगल आपके दूसरे भाव में बैठा हुआ है, मंगल छठे भाव में बैठा हुआ है, 7वें 8वें 10वें और 12वें भाव के अंदर बैठा हुआ है। देखिए, इनमें से तो सभी केसेस में आप मांगलिक हो जाते हो। पहले भाव में मांगलिक हो जाते हो, दूसरे में मांगलिक हो जाते हो, 7वें में मांगलिक हो जाते हो, 8वें में मांगलिक हो जाते हो, और 12वें में मांगलिक हो जाते हो। इस केस में तो आप मांगलिक हैं। इन जगहों पर यदि आपका मंगल बैठा हुआ है तो मांगलिक है, आपके स्पाउस के लिए अच्छा नहीं है। मगर
यदि मंगल आपका छठे और 10वें भाव के अंदर बैठा हुआ है तभी भी आपके अपने आप के लिए अच्छा नहीं होगा। छठे और 10वें भाव के अंदर मंगल आपकी कुंडली के अंदर बैठा हुआ है। हालांकि 6th हाउस में बहुत सारे लोग होंगे, ये आपका शत्रु अंता योग बनाता है। तो भाई साहब, शत्रु अंता तो तभी बनेगा जब शत्रु होगा, और शत्रु ना हो तो कितना बेहतरीन है। जब आपके शत्रु बन गए तो चाहे आप उसे हरा दो या जीत जाओ, आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। जहां पर भी आप लड़ाई या डिस्प्यूट में फंस जाते हो तो आपको मेंटल परेशानी होंगी, शारीरिक परेशानी होंगी। आप शत्रु की गर्दन काट देते हो मगर आपका हाथ कट जाता है तो आपको बगैर हाथ के जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। इसलिए शत्रु अंता योग कोई बहुत बेहतरीन योग नहीं होता। सामान्य लोगों के लिए शत्रु अंता योग उन लोगों के लिए बेटर होता है जिन लोगों का काम शत्रुता करना होता है। इसलिए शत्रु भी पैदा करेगा, ये ध्यान रखिएगा। अंता तो होगा मगर शत्रु पैदा करेगा। इसलिए छठे भाव में आप मंगल को देखकर बहुत खुश ना हो। हाँ, यदि आपका काम है, आप एक स्पोर्ट्समैन है, इस तरीके का काम है, यदि आप आर्मी में है तब आपके लिए बेहतर है, मगर सामान्य आदमी के लिए शत्रु अंता योग कोई बेनिफिशियल योग नहीं होता। अब मैं 3 परिस्थितियां ऐसी हैं जो आपके लिए और आपके स्पाउस दोनों के लिए खराब है। आपकी कुंडली के अंदर 3 प्लेसमेंट इस तरीके के हैं जो आपके लिए भी खराब है, आपके स्पाउस के लिए भी खराब है। मगर स्पेसिफिकली आप खुद के लिए जो प्लेसमेंट मार्स का खराब होता है, यदि मार्स आपकी कुंडली के छठे भाव के अंदर बैठ गया तो यह आप अपने आप के लिए मांगलिक दोष पैदा कर रहे हैं, आपके खुद के लिए मांगलिक दोष पैदा कर रहा है। यह मंगल का प्लेसमेंट आपको परेशान करेगा, क्योंकि मंगल छठे भाव में बैठकर आपकी लग्न को एस्पेक्ट करेगा। मंगल जब छठे भाव में बैठेगा तो आपकी लग्न को एस्पेक्ट करेगा, और एक अशुभ ग्रह जब भी लग्न को एस्पेक्ट करेगा लग्न के लिए समस्याएं पैदा करेगा। आपको ब्लड डिसऑर्डर हो सकता है, आपको मेंटल डिजीज हो सकती है, आपको फेस में डिजीज हो सकती है, आपके चेहरे पर कोई चोट लग सकती है। इस तरीके की आपको परेशानियां देगा मंगल जब भी आपके छठे भाव के अंदर बैठा हुआ है। इसी तरीके से यदि मंगल आपके 10वें भाव के अंदर बैठ गया, देखिए तो 10वें भाव से भी मंगल आपके लग्न को एस्पेक्ट करेगा। लग्न मतलब आप, तो छठे भाव में बैठकर भी मंगल आपको अपने आप को परेशान करेगा, आपके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुस्सा लेकर आएगा, आपको आपकी सोच को बदलेगा। ऐसे ही 10th हाउस के अंदर मंगल बैठेगा तभी भी आपके लग्न को एस्पेक्ट कर रहा है, तो वो आप अपने आप के लिए खराब है। अब लग्न में यदि मंगल आपका बैठा हुआ है, लग्न के अंदर मंगल, उसको मांगलिक दोष तो मान लिया आपने कि वो आपके स्पाउस के भाव को देख रहा है, स्पाउस को प्रभावित कर रहा है, मगर आपकी लग्न के अंदर आकर बैठा हुआ है तो आपके लिए भी खराब है। वो खुद के लिए भी खराब है, सेल्फ के लिए भी खराब है। आपके अंदर इरिटेशन होगी, आपके अंदर गुस्सा होगा, आपके सर पे चोट लग सकती है, आपको इस तरीके की परिस्थितियां लेकर आएगा। तो लग्न में बैठा हुआ मंगल आपके बहुत ही ज्यादा नेगेटिव होगा, आपके खुद के लिए भी नेगेटिव है और आपके स्पाउस के लिए भी नेगेटिव है। आपकी पर्सनल लाइफ, आप शादी नहीं करोगे तभी भी लग्न में बैठा हुआ मंगल आपको परेशानियां क्रिएट करेगा। इसी तरीके से यदि 7वें भाव में मंगल बैठ जाता है तो हम अक्सर मानते हैं कि वो मांगलिक दोष क्रिएट करता है, स्पाउस के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि आपकी कुंडली के हिसाब से 7वां भाव आपके स्पाउस की लग्न है, उसमें जाकर बैठ गया। मगर वो आपके लिए भी बेकार है, आपके स्पाउस के साथ साथ, क्योंकि 7वें भाव में बैठा हुआ मंगल आपकी लग्न को एस्पेक्ट करेगा। और जब भी मंगल किसी भी भाव में बैठता है या किसी भी भाव को एस्पेक्ट करता है तो अपने नेगेटिव सिग्निफिकेशंस वहां पर देता है, तो वो आपके सेल्फ के लिए फर्दर खराब होगा। यदि कुंडली में बैठा हुआ मंगल 8वें भाव में है तो आपकी मैरिड लाइफ के साथ साथ आपकी खुद की पारिवारिक लाइफ के लिए भी खराब होने वाला है, क्योंकि 8वें भाव में बैठा हुआ मंगल आपके दूसरे हाउस को देखेगा, सेकंड हाउस को देखेगा। सेकंड हाउस आपके परिवार का हाउस होता है, सेकंड हाउस आपकी खुद का फेस का हाउस होता है, आपकी आंख का हाउस होता है। इन सभी के अंदर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है पूरी तरीके से यदि वो 8वें भाव के अंदर मंगल बैठा हुआ है। 12th हाउस में बैठा हुआ मंगल आपके खुद के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। 12वें भाव का मंगल आपके स्पाउस के लिए ठीक नहीं है, मगर सेल्फ के लिए वो उतना खराब नहीं माना जाता। तो देखिए, मंगल का प्लेसमेंट यदि आपकी कुंडली के केवल तीसरे भाव में है, 5वें भाव में है, 9वें भाव में और 11वें भाव में है, तीसरा भाव, 5वां और 9वां भाव आपके लिए त्रिकोण हो जाता है, और तीसरा और 11वां भाव आपके 7वें भाव से त्रिकोण हो जाता है। केवल इन 4 भावों के अंदर यदि मंगल है तो वो ना ही तो आपके लिए नेगेटिव है, ना ही आपके स्पाउस के लिए नेगेटिव है। बाकी किसी भी भाव के अंदर यदि मंगल आपकी कुंडली के अंदर बैठा हुआ है 8 भाव, वो या तो आपके लिए खराब होगा जिसे हम सेल्फ मांगलिक दोष बोलेंगे, मतलब मंगल का वो दोष जो आपको अपने आप को पीड़ित करेगा,
और कुछ पोजीशंस ऐसी हैं जिसमें वो आपके स्पाउस को पीड़ित करेगा। इसलिए मंगल को जब भी आप कुंडली में देखते हैं, मांगलिक दोष को समझकर ये सोच लेते हैं ये केवल शादीशुदा जिंदगी में परेशानी करेगा, इसलिए कोई बात नहीं, शादी के समय पर हम मंगल का उपचार कर लेंगे या ऐसी लड़की से शादी कर लेंगे जो खुद मांगलिक दोष हो। वो आपकी शादीशुदा जिंदगी को तो सेटल कर देगा यदि उसमें मांगलिक दोष है, मगर आपकी खुद की परेशानियां उससे कभी भी दूर होने वाली नहीं है, क्योंकि मंगल का असर जैसे मैंने अभी बताया आपके खुद के ऊपर होगा। तो आपके खुद के ऊपर जो मंगल का असर है उसका इससे कोई निदान नहीं होगा कि आप किससे शादी कर रहे हैं, तो आपने खुद के ऊपर मंगल का असर है। तो मंगल को पैसिफाई करने के लिए इन पोजीशनों पर मंगल है, अब मंगल की रेमेडी करेंगे। अब मंगल की रेमेडी क्या है, देखिए मैं यहाँ पर कोई जादू टोने वाली रेमेडी नहीं बताने वाला हूं, ना मैं कोई गाड़ने वाली, ना कोई बहाने वाली, ना कोई जलाने वाली रेमेडी बताता हूं। आप सभी लोगों को सलाह है इस तरीके की किसी भी रेमेडी को ना करें जिस रेमेडी के अंदर किसी चीज को बहाना पड़े, किसी चीज को गाड़ना पड़े, किसी चीज को जलाना पड़े, क्योंकि हमारे जो प्रकृति ने नेचुरल रिसोर्सेज दिए हैं वो मानव समाज के उपयोग के लिए हैं। जब हम किसी चीज को गाड़ते हैं, किसी चीज को जलाते हैं, किसी चीज को बहाते हैं, वो किसी के भी काम नहीं आती और हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट होते हैं। तो ऐसा कुछ भी ना करें। मंगल के मांगलिक दोष, हर तरीके के मंगल के मांगलिक दोष, चाहे मैरिज कर रहे हैं चाहे सेल्फ कर रहे हैं, उस सबसे पहला उसका नियम होता है मेडिटेशन, सेल्फ कंट्रोल। यदि आप सेल्फ कंट्रोल कर लेते हो, अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर लेते हो, एनर्जी को चैनलाइज करने का मतलब होता है जिस व्यक्ति के पास भी मांगलिक दोष हो उस व्यक्ति को एक्सरसाइज करनी चाहिए, बॉडी की एनर्जी को कंज्यूम करना चाहिए, या कोई भी हार्ड वर्क से रिलेटेड काम करना चाहिए, चाहे वो पहलवानी करने लग जाए, कोई स्पोर्ट्स खेलने लग जाए, कोई रेस लगाने लग जाए, पार्क के अंदर कोई फिजिकल एक्टिविटी करने लग जाए, जिम जाने लग जाए, तो उसका मांगलिक दोष धीरे धीरे पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। वैसे भी मंगल की उम्र 28 साल होती है, 28 साल की उम्र में मंगल आपका मैच्योर हो जाता है, तो मांगलिक दोष का सबसे ज्यादा असर 28 साल तक होता है और 28 साल के बाद वो थोड़ा कम हो जाता है। और यदि आपका कम नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है आप चिड़चिड़े हैं, आपको गुस्सा आता है, हर व्यक्ति को खुद पता होता है, तो इन मैंने जो बताया उन पोजीशंस पर आपका मंगल होगा, तभी होगा, ये निश्चित मान लीजिए। इसके अलावा किसी भी पोजीशन में आपका मंगल है तो आप चिड़चिड़े नहीं हो सकते, बहुत ज्यादा गुस्से वाले नहीं हो सकते, क्योंकि बाकी जगहों पर मंगल की स्थिति ठीक होती है। तो अब अपना आपका नेचर देखें और इसके बाद आप किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो जाएं, एक्सरसाइज के अंदर इन्वॉल्व हो जाएं, आपका मांगलिक दोष अपना आप कट जाएगा। यदि जो लोग धर्म और कर्म में ध्यान रखते हैं, तो कर्म तो मैंने बता दिया, धर्म में मंगल के लिए हम कहा जाता है कि हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मगर मैं इसका आपका एक गूढ़ रहस्य बता देता हूं, हनुमान चालीसा का केवल पाठ करने से कुछ नहीं होगा। आप हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान चालीसा में हनुमान जी ने क्या किया था उसे समझें और उन कदमों पर चलें, इसलिए पाठ करने के लिए बोला जाता है। यह नहीं कि हम वर्बली हमने रट रखा है, ध्यान कहीं और है, हनुमान चालीसा पढ़ दी, उससे आपको कोई भी लाभ नहीं होगा। हनुमान चालीसा प्रभु राम के परम भक्त थे, वो हमारा हमेशा पूरी जिंदगी सत्य के रास्ते पर चले और सत्कर्म उन्होंने किए, अपनी एनर्जी को इसी तरीके से कंज्यूम किया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी थी हनुमान जी के पास, तो हनुमान जी की एनर्जी को आपने देखिएगा कंटेन कर दिया गया था। हनुमान जी की एनर्जी के लिए कह दिया गया था कि वो अपनी ताकत को भूल जाया करते थे, क्योंकि उन्होंने एक बार सूर्य को भी अपने मुंह में ले लिया था, जरूरी था क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत थी। तो हनुमान जी ने अपनी ऊर्जा को कंट्रोल किया था। आप भी अपनी ऊर्जा को कंट्रोल करें, इसलिए हनुमान जी की आराधना करने के लिए कहा जाता है। और हनुमान जी की आराधना का मतलब यह नहीं है कि आप ऊपर ऊपर के मन से हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान चालीसा का अनुसरण करें। हनुमान चालीसा का अनुसरण का मतलब है आप अपने गुरुओं की बातों को माने, अपने से बड़ों की बातों को माने और उन पर गहन अध्ययन करें और अपनी एनर्जी को चैनलाइज करें। जबरदस्ती किसी पर भी गुस्सा ना करें। आपको मालूम है कि मुझे गुस्सा आता है, तो उस पर आप कंट्रोल करना सीखें। और हनुमान चालीसा का यही मतलब है कि आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करेंगे तो आपका मांगलिक दोष हर तरीके का समाप्त हो जाएगा, आपकी जिंदगी के अंदर अधिकतर परेशानियां इस तरीके की दूर हो जाएंगी। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। यदि आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद, हरे कृष्णा।